हेलो एंड वेलकम बैक। इस चैनल पे हम अपने आसपास के लोगों की कहानियों से सीखने के लिए कोशिश करते हैं और कुछ वैल्यू एडिट करने की कोशिश करते हैं आप सभी की लाइफ में। जो आसपास के लोगों ने गलतियां की उससे बचने की और हम आगे अपने फ्यूचर के लिए क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे उसको सीखने की, रियल स्टोरी से सीखने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमारे पास जो भी क्वेरी आती है उसको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही एक क्वेरी आई है रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी की, तो आज इनकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रोहित जी इनका नाम है, उम्र 22 साल है, सैलरी 35,000 है। ये चाहते हैं, इनका क्वेश्चन है कि 5 साल में अपना घर लेना है, कैसे होगा। तो 5 साल में घर लेना है इनको और 50 लाख का घर लेना है, तो 35,000 की सैलरी में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। देखते हैं, रोहित जी एक घर लेना चाह रहे हैं 50 लाख का अगले 5 साल में। तो डिटेल में बात करें तो अगले 5-10 साल में इनके पास और भी जिम्मेदारी आने वाली है। खुद की शादी होने वाली है क्योंकि 22 साल की उम्र अभी है, बच्चे होंगे और उनका बहुत सारा खर्चा होगा। ये चीज़ें वो इग्नोर कर चुके हैं, तो ये चीज़ें भी इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, घर के साथ बाकी खर्चे भी मैनेज करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे। सैलरी इनकी 35,000 है। खर्च जैसा कि इन्होंने बताया 15,000 अभी करंटली खर्च है। ये बैचलर ही रहते हैं, अभी शादी हुई नहीं है, 22 साल की उम्र है। तो रेंट में 6,000 चला जाता है, बिल में 1,000 चला जाता है, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज़ वगैरह का शौक है थोड़ा। पेट्रोल 1,000, बाइक इनके पास है पुरानी, तो बाइक की ज़रूरत है नहीं, पेट्रोल में 1,000 चला जाता है। खाना पीना 4,000 रुपये और अदर 3,000 रुपये, कभी पार्टी वगैरह कर ली दोस्तों के साथ और कुछ घूमने फिरने चले गए उस तरीके से। तो मतलब 35,000 में से 15,000 खर्च करने के बाद इनके बचते हैं 20,000 रुपये। तो 20,000 सेविंग से चाहते हैं कि अगले 5 साल में मैं अपना एक घर खरीद लूँ। तो देखते हैं क्या पॉसिबल हो पाता है और क्या इनके लिए सही सलाह होगी। अब इनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मैं उसी अब इनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मैं उस हिसाब से प्लानिंग बता रहा हूँ। 20,000 रुपये मंथली SIP कर देंगे, जो सेविंग बच रही है उससे डिवाइड करके 10,000 रुपये लार्ज कैप में, 5,000 मिड कैप में, 5,000 स्मॉल कैप में। 5 साल का इन्होंने पीरियड लिया था, तो 5 साल बाद देखते हैं कि ये कंबाइंड रिटर्न जो 15% का हो जाएगा लगभग, उसके हिसाब से इनकी वेल्थ बढ़कर 22 लाख हो जाएगी। फिर भी मकान 50 लाख का है, तो लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं डाउन पेमेंट देकर EMI पे। पर मेरी ये सलाह होगी कि इनको अभी 2-3 साल और वेट करना चाहिए, क्योंकि उम्र भी अभी 22 साल और 5 साल मिला के 27 साल के समथिंग ही होगी। इसलिए अभी जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए, अभी टाइम है इनके पास। तो 2 साल और रुकना चाहिए, जॉब में भी स्टेबिलिटी आ जाए, कहीं ट्रांसफ़र वगैरह होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मकान ख़रीद लेंगे। मैंने ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं अपनी लाइफ में खूब सारे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मकान ख़रीद लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर भारी मुसीबत हो जाती है। एक मेंबर को मकान पे रुकना पड़ता है, एक मेंबर को बाहर जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ रहना पड़ता है, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तो देखते हैं, 50 लाख का मकान 60 लाख का हो जाएगा लगभग। EMI पे ले तो सकते हैं लेने के लिए, पर 2-3 साल और इंतज़ार करते हैं। अब 3 साल बाद वेल्थ इनकी बढ़ के हो जाएगी 50 लाख, जो SIP कर रहे थे उससे। तो 3 साल बाद जब 50 लाख हो जाएगी तब इनकी उम्र लगभग हो जाएगी 30 साल। और अब सैलरी भी जो हर साल बढ़ती है 8-10%, उसके हिसाब से बढ़कर हो जाएगी 70,000 रुपये। मकान भी चूँकि महंगाई बढ़ रही है तो मकान की रेट भी बढ़कर 70 लाख हो जाती है, जूम करते हैं। खर्च जो है 15,000 महीना था, वो भी बढ़कर अब 30,000 रुपये महीना हो जाता है। अब देखते हैं अब क्या करना है। घर का डाउन पेमेंट दे देंगे 30 लाख का, खुद की शादी भी करनी है, अब 30 साल उम्र हो चुकी है, तो शादी का भार भी अपने कंधों पे उठाएंगे खुद का, और 10 लाख रुपए शादी में खर्च करेंगे और इमरजेंसी के लिए 10 लाख रुपए बचा के रखेंगे। कोई भी
नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसके लिए। तो अब देखते हैं उनके पास क्या होता है। उनके पास उम्र 30 साल हो चुकी है, उनकी सैलरी 70,000 हो चुकी है, घर का EMI 30,000 चला जाता है क्योंकि 30 लाख डाउन पेमेंट दे दिया और 40 लाख का लोन लिया है 9% से। उसकी EMI 30,000 आती है पर मंथ। और खर्च में 25,000 करेंगे क्योंकि अब उनका रेंट बच जाएगा क्योंकि खुद के घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से EMI और खर्च घटाने के बाद 15,000 की उनके पास अभी करंटली बचत रहने लग जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अब तक इन्होंने क्या किया है। अपना घर ले लिया है 70 लाख का, शादी का भार उठा लिया है खुद के कंधों पे और 10 लाख का इमरजेंसी फंड भी बना चुके हैं। आगे 15,000 की SIP फिर से कर रहे हैं। अगले 20 साल बाद चलते हैं। 20 साल तक ऐसे कंटिन्यू रहेगा, सैलरी बढ़ती जाएगी, खर्चे भी बढ़ते जाएंगे और साथ में SIP अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। खुद का घर हो चुका है तो रेंट की ज़रूरत है नहीं। अगले 20 साल बाद चलते हैं। उम्र इनकी 50 साल हो चुकी होगी, बच्चे 16-17 साल के हो जाएंगे, यानी इनका एजुकेशन का पीरियड चल रहा होगा। वेल्थ जो SIP कर रहे हैं वो बढ़कर हो जाएगी 6 करोड़ रुपए। महंगाई के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करें तो आज के 3 करोड़ के बराबर होंगे वो। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 50 साल की उम्र में इनके पास हो जाएगा। अब इसमें से बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर देंगे 50 लाख। मान लो 2 बच्चे हैं तो 50-50 लाख दोनों बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर देंगे। 50 लाख भी एक बढ़िया अमाउंट है, अच्छे एजुकेशन मिल सकती 50 लाख में। दूसरी बच्चे को शादी कर देंगे, वो भी 50-50 लाख में दोनों की एक साथ करते हैं तो 1 करोड़ में कर देंगे। इस तरीके से बहुत अच्छी शादी करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को अपना घर भी दिलवा सकते हैं 1-1 करोड़ रुपए का, पिताजी की तरफ से गिफ्ट 1-1 करोड़ का घर दोनों बच्चों को। फिर भी इनके पास बच जाएंगे रिमेनिंग 3 करोड़ रुपए। तो उससे वो पेंशन लेना शुरू कर देंगे। 2 लाख रुपए महीना पेंशन लेते रहेंगे, हर 5-6 साल में अपनी पेंशन बढ़ाते रहेंगे। तो भी ये अमाउंट जो कॉर्पस है कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से पेंशन बढ़ाते रहेंगे। तो लाइफ लॉन्ग ये पेंशन मिलती रहेगी 2 लाख रुपए महीना। और इस तरह से वो 50 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाएंगे और उसके बाद घर बैठे उनको पेंशन मिलेगी और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तक इस प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने अब तक क्या क्या किया है ये दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ खर्च में जोड़ना बताना भूल गया था कि इनका खर्च में मेडिकल बिल नहीं लगाया मैंने। तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इनका रेलवे की तरफ से सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है पूरे परिवार की, इसलिए मेडिकल बिल देने की अलग से नए इंश्योरेंस लेने की या मेडिकल बिल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उसके हिसाब से प्लानिंग अलग से बनती है। तो अब तक इन्होंने क्या क्या किया बताते हैं, इनके लाइफ में क्या क्या जिम्मेदारियां उठाई है। अपना घर खरीदा है 70 लाख रुपए का, शादी का भार खुद ने उठाया अपनी खुद की शादी का 10 लाख रुपए, बच्चों की एजुकेशन पे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं दोनों बच्चों की, बच्चों की शादी पे भी 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, बच्चों को घर दिला दिए 1-1 करोड़ के दोनों को, इमरजेंसी फ़ंड के लिए 3 करोड़ बचा के भी रखे हैं और 50 साल की उम्र में रिटायर भी हो गए हैं। पेंशन 2 लाख रुपए महीना ले रहे हैं अभी, रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए महीना पेंशन लेंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हो पाती है। आपने अपने आसपास के एग्जाम्पल देखे होंगे, ग्रुप डी कर्मचारी को देखा होगा, वो इतना कुछ नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ लॉन्ग सेविंग से भी घर नहीं ले पाते हैं या घर ले लेते हैं और शादी करवा देते हैं, बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। या हम एजुकेशन में भी 1-1 करोड़ का खर्च दे रहे हैं और बच्चों को दोनों को घर भी बना के दे रहे हैं 2 करोड़ का, बच्चों की शादी भी करवा रहे हैं 1 करोड़ में, और उसके अलावा इमरजेंसी का फंड 3 करोड़ बचा के भी रखते हैं। तो अपने आसपास देख लीजिए ग्रुप डी कर्मचारी जितने भी हैं, क्या वो सब इतना अपनी लाइफ में कर पाते हैं। तो मेरा जवाब जितना मैं समझता हूँ, मैंने लोगों को देखा है, मैंने इससे किसी को देखा नहीं है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के वो 50 साल की उम्र में रिटायर भी हो गया हो, 2 लाख रुपए महीना पेंशन भी ले रहा हो और इमरजेंसी फंड भी 3 करोड़ का बना के रखा हो।
पेंशन ये इनकी सेल्फ है, गवर्नमेंट जो देगी वो अलग से होगा। गवर्नमेंट तो खैर एनपीएस है अभी, तो एनपीएस का अमाउंट से जो भी बनेगी वो देंगे, पर ये इनकी सेल्फ पेंशन है, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको जानकारी मिलती है, तो दोनों का बेनिफिट है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके किसी दोस्त को ऐसी सिचुएशन है कि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग बनवानी है, कोई भी दिक्कत है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर कमेंट कर दीजिए। हम अपना ओपिनियन जितना बेस्ट हो सकता है उतना बना के देंगे, उस पर रिसर्च करके अपना ओपिनियन के हिसाब से वीडियो बना के देंगे। तो आप अपना जो भी सिचुएशन है वो कमेंट में कर दीजिए और हम उस हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी आपके ग्रुप डी कर्मचारी हैं, रेलवे में हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख पाएँ और रोहित जी की जो फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई है उससे कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। तो बाय बाय, बी हेल्दी एंड बी वेल्दी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। धन्यवाद।